साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 25 साइंस क्वेश्चन में आपका स्वागत है। साथियों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो हम देखते हैं 25 क्वेश्चन जो आरआरबी द्वारा आरपीएफ एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच। तो साथियों उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पा रहे होंगे और हम करते हैं शुरुआत। साथियों देखिए, जो एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी है? साथियों दरअसल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। हमारे पास दिया है 2500 वाट, यानी कि साथियों ये है क्या? ये है पावर। और इसके बाद दिया है हमें, क्या दिया है? 5 घंटे आवर दिया है साथियों, तो इसमें दिया है हमें 5 घंटे। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि कितनी ऊर्जा खपत होगी। तो साथियों हम जानते हैं कि एक यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? एक यूनिट जो बिजली की खपत है ये क्या होता है? ये बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। तो साथियों बस मान रख दीजिए, 1 किलोवाट घंटा यहां पर दिया है हमें, वाट का मान दिया है 2500। तो इस 2500 को साथियों किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा और साथ में गुना 5। ठीक है साथियों, तो देखिए यहां पर 2 से 2 हो गया और ये बदल गया 2.5 में और हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10 यानी कि 12.5 किलोवाट घंटा हमारा होगा साथियों सही आंसर। यहां पर बताना चाहेंगे जो P होता है साथियों पावर, यानी कि होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय, और इसी को कहा जाता है साथियों वाट। क्या कहते हैं साथियों? वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। इसके अतिरिक्त कार्य को कहा जाता है साथियों, अगर से यहां पर देखें तो कार्य के बदले में आप ऊर्जा भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं साथियों आगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो साथियों हम जानते हैं कि अभिक्रियाशील श्रेणी है क्या? तो साथियों देखिए, जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसके लिए ट्रिक है साथियों, करीना के मग आलू जरा फीटे पकाना है, आलू जरा फीटे पकाना है, कौन है आगे आओ? कौन है आगे आओ? ये जो श्रेणी है साथियों, ये जो श्रेणी है ये क्या दर्शाता है? ये श्रेणी दर्शाता है, इसे कहते हैं अभिक्रियाशील श्रेणी। अभिक्रियाशील श्रेणी क्या कहते हैं साथियों? इसे कहा जाता है अभिक्रियाशील। इस श्रेणी का मतलब क्या होता है? इस श्रेणी का मतलब होता है कि सोडियम से ज्यादा पोटेशियम अभिक्रियाशील है। अगर से किसी समीकरण में सोडियम को हटाना रहे तो हम क्या करेंगे? पोटेशियम का यूज करेंगे। सोडियम से ज्यादा कैल्शियम से ज्यादा सोडियम अत्यंत सक्रिय है, कैल्शियम से ज्यादा सोडियम सक्रिय है, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम सक्रिय है, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम सक्रिय है। तो यहां पर यही पूछा गया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम को स्थापित कौन करेगा? जो एल्यूमिनियम से ज्यादा सक्रिय होगा। तो देखते हैं यहां पर ऑप्शन में, देखिए यहां पर है हमारा एल्यूमिनियम, यहां पर है क्या साथियों? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है, यहां पर ऑप्शन में देखिए यहां पर है कापर, तो कापर तो लास्ट में साथी तो बिल्कुल प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, और हमारा मैग्नीशियम कर पाएगा साथियों, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम के ऊपर है साथियों मैग्नीशियम। देखते हैं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है साथियों, क्योंकि एल्यूमिनियम से ज्यादा कौन क्रियाशील है? मैग्नीशियम। तो बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहां पाया जाता है? तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक, ये श्वसन वर्णक क्या है साथियों? श्वसन वर्णक कहते हैं हम हीमोग्लोबिन को। किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन को। एक स्वस्थ मनुष्य में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 13 से 15
13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml। कितना होना चाहिए साथियों? प्रति 100 ml। इस 100 ml को डीसी भी लिखते हैं साथियों, डेका लीटर। अब देखना, जो हमें पूछा गया है श्वसन वर्णक कहां पाया जाता है, तो साथियों ये कहां पाया जाता है? आरबीसी में। कहां पर? आरबीसी में। और आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिका अर्थात रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और साथ ही इसमें याद रखना, हीमोग्लोबिन के अलावा एक वलय पाया जाता है, इस वलय को कहा जाता है पोरफायरिन वलय। क्या कहते हैं? पोरफायरिन वलय। ठीक है साथियों। और इसके बारे में याद रखना, जो आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, उसके बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इस आरबीसी का अवघटन कहां होता है? तो प्लीहा में होता है साथियों। प्लीहा में होता है, या इसी को कहा जाता है स्प्लीन, और इसी को कहा जाता है तिल्ली। क्या कहते हैं साथियों? तिल्ली। साथ में जो प्लीहा होता है, ये किस प्रकार की ग्रंथि है? तो साथियों जो प्लीहा है किस प्रकार का ऑर्गन है? तो इसे कहते हैं हम लिम्फ ऑर्गन। क्या कहते हैं साथियों? लसिका अंग। क्या कहते हैं? लसिका अंग। आरबीसी की कमी से जो रोग होता है, इसे कहा जाता है एनीमिया रोग। क्या कहते हैं? एनीमिया रोग। आरबीसी की अधिकता से कौन सी रोग? तो पॉलीसेथेमिया रोग। क्या? पॉलीसेथेमिया रोग। क्या कहते हैं साथियों? पॉलीसेथेमिया रोग। यहां पर देखिए, जो रक्त में प्लाज्मा का कार्य होता है, रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है साथियों? रक्त का थक्का बनाना होता है प्लाज्मा का कार्य। जबकि जो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी करता है प्रतिरक्षी का निर्माण। क्या करता है साथियों? प्रतिरक्षी का निर्माण। हमारे शरीर को बाहरी वातावरण से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं यहां पर आगे। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 500 ओम प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रेरित। देखिए साथियों, यहां पर 500 ओम प्रतिरोध वाली कोई चालक कुंडली है, समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि इसमें जो है 5 वोल्ट का क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। तो कुंडली में प्रेरित धारा का मान, तो साथियों हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हर एक क्लास में कहीं ना कहीं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसके नियम से? ओम के नियम से पूछा जाता है। तो देखिए, ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का नियम कहता है कि जो वोल्टेज होता है, जो विभवांतर होता है, वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V बराबर साथियों हमारा हो जाता है, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम R प्रतिरोध लगाते हैं। तो इस R का मान हो जाता है V अपान, इस R का मान हो जाता है साथियों V अपान I। तो हमें जो जो मान दिया है उसको लिख दो। तो 500 इज इक्वल टू V का मान कितना दिया है साथियों? 5 दिया है बटे में I। तो यहां पर 5/500 बराबर I। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, 500 से 500 कट गया तो 100 बार गया साथियों, तो 0.01 हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। और किस में आएगा? धारा पूछा गया है तो ये किस में आ जाएगा? एम्पियर में इसका मान आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हुआ डी। इसे अगर से बोलना रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने की, अगर किसी चालक के बीच विभवांतर का वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके अनुक्रमानुपाती होता है विभवांतर के, इसे ही कहा जाता है ओम्स लॉ। और यहाँ पर जो प्रतिरोध का मात्रक होता है साथियों ओम होता है, और साथ में जो धारा का मान होता मात्रक होता है वो क्या है? एम्पियर। और V का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है साथियों? वोल्ट। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? यहां पर साथियों उत्पाद पूछा गया है। देखिए ये क्या है? CH3CH2OH, इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। इसे क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण। लेकिन यहां पर जो एथिल एल्कोहल K2Cr2O7 है साथियों, यहां पर जो है इसका जब ऑक्सीकरण होगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में होगा? तो यहां पर याद रखना, जो KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, और इसे कहा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो दोनों होते हैं ये क्या है साथियों? पूछा जाता है कि ये दोनों क्या है? तो याद रखना ये प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक।
अब इस स्थिति में क्या होता है, इन्हें दोनों को याद रखना कि प्रबल आक्सीकारक है। तो इससे बनेगा CH3COOH, क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा साथियों, एसिटिक अम्ल। और ये कहां पाया जाता है एसिटिक अम्ल, तो याद रखना ये सिरका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है साथियों, एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। बढ़ते हैं आगे, देखिए हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है। माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साथियों वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक विरल माध्यम में अपवर्तनांक कितना होता है साथियों, विरल माध्यम में हमेशा हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। जबकि जो अब कहीं भी ले लीजिए विरल माध्यम में वायु का अपवर्तनांक 1 है, तो याद रखना अब हमेशा अपवर्तनांक का मान कैसा होगा, तो 1 से अधिक होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। ठीक है साथियों, यहां पर अधिक आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 के बराबर केस में होता है तो वायु का अपवर्तनांक विरल माध्यम में 1 के बराबर होता है। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो ये क्या है, अवतल दर्पण। और इसके मध्य से, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली प्रकार रेखा को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं इस रेखा को। जबकि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहते हैं। तो यही पूछा गया है कि एक प्रकाश किरण जो है अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच बनने वाले न्यून कोण को क्या कहते हैं। मान लो साथियों यहां पर एक प्रकाश किरण आपतित हुआ, तो यहां पर मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं साथियों। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आपतन कोण। बढ़ते हैं आगे, और यहां पर साथियों जो विचलन कोण होता है, तो याद रखना जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में अगर से प्रकाश किरण आपतित होती है, तो ये हो जाएगा हमारा अपवर्तित किरण, इसे कहते हैं निर्गत किरण। तो इसमें अगर से हम प्रकाश किरण को आगे बढ़ा दे और इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दे, तो यहां पर जो कोण बनेगा इसी को कहते हैं हम विचलन कोण। अर्थात आपतन कोण और निर्गत कोण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम, विचलन कोण। बढ़ते हैं आगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH मान वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा। कौन उत्पन्न करेगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH मान वाले जलीय विलयन को उत्पन्न करेगा। तो यहां पर साथियों हमारा जो आंसर होगा, जो अमोनियम क्लोराइड, यहां पर क्या आ जाएगा, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जो होता है साथियों, ये तो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडियम जो कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये क्या है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें सोडियम धातु है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है साथियों। जबकि पोटेशियम जो सल्फेट होता है, ये क्या होता है, उदासीन प्रकृति का। क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसीलिए जो उदासीन प्रकृति का होगा तो वो pH मान क्या दर्शाएगा, 7 pH मान प्रदर्शित करेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी। और साथियों याद रखना जो Na2CO3 है इसे कहा जाता है धावन सोडा। लेकिन धावन सोडा अपन कब की स्थिति में कहेंगे, तो याद रखना धावन सोडा कब कहेंगे, तो इस स्थिति में याद रखना Na2CO3 साथ में 10H2O। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। ट्वाइस AgCl Ag और Cl2 में टूट रहा है साथियों, तो उपरोक्त अपघटित अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो ट्वाइस AgCl ट्वाइस AgBr एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट क्लास में कि जो सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, ये करते क्या है, तो इनका जो कार्य होता है, हम इनका उपयोग कहाँ करते हैं, तो श्याम फोटोकॉपी में करते हैं, श्याम फोटोग्राफी में। क्या करते हैं, श्याम फोटोग्राफी में, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में करते हैं। किस में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट
ब्लैक एंड व्हाइट में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही इनको प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये अपने दो भागों में टूट जाते हैं, Ag ट्वाइस Ag साथ में Cl2 और ये बदल जाएगा ट्वाइस Ag साथ में Br2। ठीक है साथियों, तो इसीलिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है ऐसा, तो इसलिए इसे कहा जाता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया। बढ़ते हैं यहां आगे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। कैसा साथियों? उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब, आभासी साथ में सीधा प्रतिबिंब। इसीलिए आवर्धन का मान होता है हमेशा प्लस, और आभासी होने के कारण जो सीधा प्रतिबिंब होता है, आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और सीधा होने के कारण इसका जो आवर्धन का मान होता है हमेशा प्लस में आता है। साथ में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा होता है। कैसा होता है? हमेशा छोटा। इसीलिए आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है, m से छोटा होता है, या फिर इसी को लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, 0m 1 के बीच में ये क्या करेगा, अपना आवर्धन का मान दर्शाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? देखिए साथियों, आंसर में यहाँ पर उत्तल दर्पण तो है ही, लेकिन और चीज याद रखना, यहाँ पर समतल दर्पण भी है। तो समतल दर्पण भी क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब निर्मित करता है और आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो ये भी सही है, तो हमारा ए और बी दोनों आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखना, जो उत्तल दर्पण होता है साथ ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि समतल दर्पण क्या करेगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण के समान ही सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा। बढ़ते हैं आगे। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का साथियों फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O, और इसे जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो बनता क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O साथियों। ठीक है, इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट, इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये होता है POP, और इसे कहा जाता है जिप्सम। क्या कहते हैं, जिप्सम। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है साथियों, पौधे हो या मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होगा, तो श्वसन के दौरान होता है। अब यहाँ पर श्वसन मतलब क्या होता है, तो आप लोग समझिए, श्वसन मतलब होता है गैसों के आदान प्रदान से, गैसों के आदान प्रदान से, गैसों के आदान प्रदान से, आदान प्रदान से ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति। अब ये ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होगी, तो याद रखना, कोई भी जीव हो या फिर पेड़ पौधे या मनुष्य हो, यहाँ पर जो हमारा कोशिका का ईंधन पदार्थ होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, इसका होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, और क्या उत्पन्न होती है, तो ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ में CO2 गैस उत्पन्न होता है, साथ में अतिरिक्त जल की मात्रा भी उत्पन्न होती है। तो जो CO2 का उत्पादन कहां पर होता है, तो यही पूछा गया है कि CO2 का उत्पादन तो श्वसन के दौरान। और अभी हमने पढ़े कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो श्वसन वर्णक हम हीमोग्लोबिन को कहते हैं। इस श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को क्यों कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है साथियों, हीमोग्लोबिन करता है हमारे Hb+O2, इसका निर्माण करता है, अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब यहां पर सुनिए, देखिए, जैसे ही हम श्वास लेते हैं, ये श्वास जो है हमारे फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाने के बाद ये मिलता है किससे, ये मिलेगा रक्त से, रक्त में RBC है, RBC में हीमोग्लोबिन है, तो हमारा जो ऑक्सीजन होगा ग्रहण किया हुआ, हीमोग्लोबिन उसको पकड़ेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर भर संचरित होते हैं। अब जब शरीर भर संचरित होते हैं, तो चूंकि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये टेम्पररी होता है, मतलब कि अस्थायी यौगिक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो रक्त है शरीर में
संचरित होते रहता है तो इस हर जगह कोशिका के हर भाग को या फिर शरीर के हर भाग को हर कोशिका में क्या करता है, इस ऑक्सीजन को देता है। ऑक्सीजन को देने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, अपघटन होता है और यहाँ पर हमको CO2 की प्राप्ति होती है साथियों। अब उत्पन्न CO2 का क्या होता है, तो जिस प्रकार जो हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन को पकड़कर लंग्स के पास से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया था, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है कौन, हीमोग्लोबिन, और शरीर के विभिन्न भागों से हमारे फेफड़ा तक लाता है। तत्पश्चात हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं नाक के द्वारा। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और याद रखना कि ऑक्सीजन का जो काम क्या है, हम जनरली ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का काम क्या होता है साथियों, तो ऑक्सीजन का कार्य होता है ग्लूकोज को तोड़ना और ऊर्जा की प्राप्ति करना। बिना ऑक्सीजन के हम ऊर्जा उत्पादन नहीं कर सकते, और जब ऊर्जा उत्पादन नहीं कर सकते तो हमारे शरीर में हमारे डेथ हो सकती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्रमबद्ध किया था, तो बिल्कुल सही बात है। मोशले, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, उसके पहले जो भी आए उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को संयोजित किया, चाहे वो मेंडलीफ हो, चाहे वो न्यूलैंड हो, चाहे वो कौन हो, डोबेराइनर हो, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर संचित किया, तो ये बिल्कुल सही है। साथ में न्यूलैंड का अष्टक नियम कब आया था, तो सन 1866 में आया था। इस समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो इस समय तत्वों की ज्ञात की संख्या कितनी थी, 56। और ये कहां तक लागू था, तो कैल्शियम तत्व तक मात्र लागू था साथियों। बढ़ते हैं आगे। देखिए सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम संगीत के 7 स्वर पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम दर्शाया गया है। तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम अर्थात आवर्त सारणी दिया था, इसके बारे में देखिए, सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। जो सोडियम है वो लिथियम के बाद 8वां तत्व है, तो साथियों बिल्कुल सही है। उसके बाद सोडियम के बाद पोटेशियम है, तो ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन में कहा गया है कि मैग्नीशियम पहला हमारा सही है, दूसरा भी हमारा सही है। मैग्नीशियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। जो मैग्नीशियम है बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर 8वां तत्व है। उसके बाद है अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू होता है, साथियों गलत। अष्टक नियम हमारा लागू होता है कहां तक, कैल्शियम तक लागू होता है। कहां होता है साथियों, कैल्शियम तक लागू होता है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यहां पर पूछा गया है गलत कथन का चयन कीजिए, तो यहां पर हमारा आ जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उसे कहते हैं जो जीवों के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि कागज, जैसे कि जूट के थैले, जैसे कि कागज के थैले, जैसे कि क्या साथियों, मिट्टी से बना हुआ पदार्थ जिसको सरल भागों में तोड़ देते हैं जीव। और क्या है साथियों, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो एक रासायनिक पदार्थ है साथियों। सब्जियों के छिलके, बासी रोटी, कांच धातु, इससे भी नष्ट नहीं कर सकते, ये भी नष्ट नहीं होगा और ये भी नष्ट नहीं होगा, तो हमारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। टेट्रापेक तो ये भी नहीं है साथियों। धातु, चमड़ा, बास्टिक, प्लास्टिक, फल तो हो सकता है, बासी बिस्किट ये भी हो सकता है, चमड़ा भी हो सकता है, धातुएं भी नहीं हो सकता और टेट्रापेक भी नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। कांच धातु है, तो कांच को देखते ही आप लोग ऑप्शन को खत्म कीजिए। अब यहां पर लिखा है अंडे के छिलके, बिल्कुल हो सकता है। कागज भी और बासी बिस्किट भी, फल भी और सब्जियों के छिलके भी, तो हमारा सही उत्तर है साथियों ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। साथ में एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो याद रखना इसमें मुख्य रूप से आएंगे कवक व बैक्टीरिया। क्या आएंगे साथियों, कवक व बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, कवक का अध्ययन क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों, माइकोलॉजी। और इसका पिता किसे कहा जाता है, तो माइकेली को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइकेली को कहते हैं साथियों पिता। जबकि बैक्टीरिया का पिता किसे कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी का, तो याद रखना ल्यूवेन हाक को। किसे, ल्यूवेन हाक को कहते हैं। और याद रखना कि जो वायरस होते हैं, वायरस
वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए विद्युत पारेषण लाइन के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पूछा गया है कि विद्युत पारेषण लाइनों में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि विद्युत को हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग करेंगे? तो निश्चित है साथियों, किस प्रकार के तार का उपयोग करेंगे? जो सस्ता भी हो और जिससे अधिक धारा प्रवाहित हो, अर्थात उसका प्रतिरोध क्या हो? कम हो। तो इसमें पूछा गया है कि विद्युत पारेषण लाइन में किसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? तो साथियों किसमें करते हैं अपन? तांबा का उपयोग करते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि प्रतिरोध का कम होना। प्रतिरोध क्या है साथियों? इसका कम है। जब प्रतिरोध कम है तो इसका धारा क्या होगा? इसमें अधिक प्रवाहित होगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं यहां पर आगे। अब इस टंगस्टन का क्या होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है, बल्ब का फिलामेंट ये किससे बनाया जाता है? टंगस्टन से बनाया जाता है। इसका संकेत क्या है? तो W है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है साथियों? तो 74 है। अब देखिए इस मिश्र धातु से किसका निर्माण होता है साथियों? फ्यूज तार का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फ्यूज तार का निर्माण करते हैं। फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नाइक्रोम का निर्माण किससे होता है? तो ये भी एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम में निकिल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, साथ में क्या जोड़ा जाता है साथियों? आयरन। क्या जोड़ते हैं? आयरन। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत प्रेस में करते हैं। विद्युत प्रेस में क्यों करते हैं? क्योंकि तापीय नियम पर आधारित होता है और इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण ये ज्यादा तापमान उत्पन्न करता है साथियों, इसलिए हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? नाइक्रोम में करते हैं, मतलब प्रेस में करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो बना लीजिए आप एक प्रिज्म और इससे गुजार दीजिए प्रकाश, इससे इस प्रकार और इससे इस प्रकार। ठीक है साथियों, रुकिए। एक प्रिज्म बना लिए। प्रिज्म बनाने के बाद इससे प्रकाश किरण गुजारे इस प्रकार, और ये प्रकाश किरण कितने निकलेगी साथियों? 7। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक निकाल लेते हैं साथियों यहां पर 7। इसे कहा जाता है विबग्योर, VIBGYOR। हिंदी में कहते हैं बै जा नी हपी नाला, हपी ना और ला। यहां पर देखिए इसे कहते हैं AB आपतित प्रकाश किरण है, यहां पर इसे कहते हैं अपवर्तित और इसे कहा जाता है निर्गत। इसे क्या कहते हैं? निर्गत किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। मान लीजिए साथियों, तो इसमें देखो क्या कहा गया है कि लाल रंग का घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। याद रखना, जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है उसका विचलन क्या होगा साथियों? सबसे कम होगा। तो यहां पर बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक हुआ है, लाल रंग का सबसे कम हुआ है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जिसका विचलन कम होता है उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो मतलब क्या हुआ? अपवर्तनांक म्यू अनुक्रमानुपाती डेल। ठीक है साथियों, इसे याद रखना। और सबसे बढ़िया बात याद रखना, लेमडा बढ़ा दिए, उसके बाद लेमडा के बाद साथियों म्यू घटा दिए, उसके बाद प्रकाश की चाल V को बढ़ा दिए और उसके बाद जो होगा हमारा डेल, इसको क्या कर दिए? घटा दिए। इतना याद है साथियों, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित जो प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, देखो जो लेमडा मतलब कि जो तरंगदैर्ध्य है वो प्रकाश की चाल के अनुक्रमानुपाती है। कैसे अनुक्रमानुपाती है? क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों का सिंबल ऊपर की ओर है, अर्थात लेमडा अनुक्रमानुपाती V ये होगा साथियों। दूसरा नंबर में देखो, लेमडा से क्या होगा? लेमडा से लेमडा का मान बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1/μ ये होगा साथियों। उसके बाद इस प्रकार निकाल सकते हैं आप, तो हमारा यही है।
तो देखते हैं इसमें लाल रंग के घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। जब अपवर्तनांक न्यूनतम होता है तो विचलन भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो बिल्कुल सत्य है। बैगनी रंग के घटक का विचलन न्यूनतम है साथियों, सबकी सर्वाधिक है बैगनी रंग का विचलन। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटक की चाल समान होती है, नहीं साथियों। कांच में याद रखना विभिन्न प्रकाश जो होते हैं, विभिन्न प्रकाश, विभिन्न रंगों के प्रकाश, इनकी चाल अलग अलग होती है। इनकी चाल अलग अलग होती है कांच के अंदर, जबकि जो विरल माध्यम है वहां पर सभी रंगों की प्रकाश क्या होती है, एक समान होती है। और याद रखना कांच के अंदर लाल रंग की प्रकाश सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल। तो हमारा ये भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक को जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग का निर्धारण करता है? देखिए साथियों कितना शानदार क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। यहां पर देखिए, जब भी हम जो जनरल लाइफ में जानते हैं कि किसी भी जीव के लिंग का निर्धारण दरअसल किससे होता है, निषेचन के बाद होता है साथियों। अर्थात लैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक नर और एक मादा चाहिए होता है, उनसे क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। और उनमें क्या होता है, लिंग जो होता है मेल और फीमेल के रूप में अलग अलग आते हैं, नर और मादा के रूप में। ठीक है साथियों। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके लिंग निर्धारण के लिए पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार होते हैं, यानी कि आप अगर से समुद्री घोंघा को देखें, समुद्री घोंघा, इसमें जो होता है इसके लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो पर्यावरणीय कारक से। समुद्री कृमि, इसमें भी जो निर्धारण होता है पर्यावरणीय कारकों से होता है। इसके अतिरिक्त जो सरीसृप होते हैं, जो सरीसृप है, इनमें जो लिंग का निर्धारण, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, घड़ियाल और क्या है, कछुआ, इनमें जो लिंग का निर्धारण होता है साथियों तापमान के आधार पर होता है। कैसा होता है, तापमान के आधार पर होता है। अगर से तापमान ज्यादा है तो वो मादा बनेगी जीव, और अगर से तापमान कम है तो उसमें क्या होगा, पुरुष हो जाएगा, मतलब कि नर हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो इसमें यही पूछा गया है कि विकासशील जीव के लिंग का निर्धारण जो होता है वो तापमान पर नियंत्रण करता है, और ये तापमान पर नियंत्रण करने वाले जीव ये है, कि ये जो है ये पर्यावरणीय कारक पर नियंत्रण करने वाले जीव है। बढ़ते हैं आगे। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी नाम आते ही आपको याद रखना है कि कौन वैज्ञानिक था, रूसी वैज्ञानिक था। कब दिया था नियम इसने, तो 1869 में दिया था। कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63 तत्व ज्ञात थे। इसका जो नियम था किसके ऊपर आधारित था, तो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था। क्या कहते हैं इसे, तो आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। तो आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था, तो दरअसल सन 1869 तक उत्कृष्ट गैस ज्ञात नहीं थे। कौन सी गैस, उत्कृष्ट गैस ज्ञात नहीं थे, यानी कि समूह 18 के तत्व ज्ञात नहीं थे। ठीक है साथियों, इस समय तक। और आधुनिक आवर्त सारणी की भी ये कमी है कि हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। ठीक है साथियों। तो यहां पर आ जाएगा हमारा हेलोजन, नहीं साथियों, उत्कृष्ट गैस समूह, मतलब कि समूह ग्रुप 18, इसकी खोज नहीं हुई थी। तो वही पूछा गया है कि किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया, तो ग्रुप नंबर 18वां। ठीक है साथियों। यहां पर देखिए आवर्त सारणी, ये है हमारा ग्रुप नंबर 18वां, जिसे कहा जाता है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट समूह, और इसी को कहा जाता है अक्रिय समूह, या इसी को कहा जाता है निष्क्रिय समूह। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान और ऑग्निशियम। ठीक है साथियों। यहां पर देखिए कैसे याद करने बताया था मैंने इसको, जैसे कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कैसे साथियों, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, और ओस से टीपो, और इसे कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी टसन से। कैसे साथियों, फिर कल बाहर आई आंटी
लसन से, ऐसे याद रखते हैं साथियों। इसे याद रखने के लिए है हलीना के रब से फरियाद, और इसे कहते हैं बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या फिर बेटी की जगह में आप बेटा ले लेना साथियों। बढ़ते हैं आगे। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, इनके बीच क्या अंतर होता है? तो साथियों हमें पता है कि मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46। इसमें जो 46 गुणसूत्र है, देखिए साथियों, मानव शरीर में, मानव में जो है, मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या है, गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। कितनी है साथियों? 46। तो इसे दो भागों में बांटते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक कहते हैं एलोसोम और एक को कहा जाता है आटोसोम। एलोसोम और आटोसोम, इसे कहते हैं साथियों अलैंगिक गुणसूत्र कह सकते हैं, और इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब इसमें क्या होता है? तो ये होते हैं साथियों समान 44 वाले, और ये होते हैं साथ में 2। अब ये जो 2 होते हैं, इनमें महिलाओं में जो पाया जाता है एक्स गुणसूत्र, और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र। अब जो एक्स वाई गुणसूत्र है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो वाई होता है, ये क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग का निर्धारण। अगर से मान लीजिए बच्चों में एक्स वाई गुणसूत्र है, तो वो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। अगर से मतलब क्या हुआ? इस एक्स गुणसूत्र से वाई मिल जाता है तो इस स्थिति में लड़का, लेकिन अगर से एक्स गुणसूत्र से एक्स ही हो जाते हैं तो उस स्थिति में पैदा कौन होगा? लड़की पैदा होगा साथियों, लड़की। ठीक है। अब यहां पर वही पूछा गया है क्वेश्चन में, जो इसमें पूछा गया है कि एक्स वाई में क्या अंतर है? तो एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। तो यहां पर साथियों इसी प्रकार यहां पर और जान सकते हैं हम कि अंडाणु बड़ा है या शुक्राणु। तो साथियों याद रखना, अंडाणु बड़ा होता है, शुक्राणु छोटा होता है। बढ़ते हैं यहां आगे, तो हमारा उत्तर यही होगा कि एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया N2 + XH2 में, अब ये साथियों ये जो है अभिक्रिया ये संतुलित नहीं है। कैसी है? संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है, तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं? कंकाल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कंकाल समीकरण। कंकाल समीकरण कहते हैं। अब देखना यहां पर है 2 नाइट्रोजन, और यहां पर कितना नाइट्रोजन है साथियों? 2। बिल्कुल सही है। यहां पर जो है 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, पर यहां कितना है साथियों? केवल 2 हाइड्रोजन है। अगर से हम सामने में 3 लगा देते हैं तो वहां पर हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमारा एक्स का जो मान आएगा कितना आएगा साथियों? 3 आएगा, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायु तक कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती है। वायु तक यानी कि नाम में ही है साथियों। एरेनकाइमा और एरेनकाइमा का संबंध किससे है? एयर से। तो एरेनकाइमा सेल खालिस्तान में पाई जाती है साथियों। तो याद रखना, जो जलीय पौधे होते हैं उनके कोशिकाओं के बीच में गुहा पाई जाती है, और उस गुहा का मतलब होता है कि खालिस वाला हिस्सा। तो गुहा में भरा होता है साथियों हवा। तो इसीलिए जो जलीय पौधे होते हैं वो पानी में तैर रहे होते हैं। जब पानी में तैर रहे होते हैं तो उनका जो शरीर है वो खराब नहीं होता। तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण होता है जलकुंभी। तो जलकुंभी इसका क्या है? वायुतक कोशिकाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहां पर जो नागफनी है ये मरुस्थलीय पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? मरुस्थलीय पौधा होता है साथियों। और जानकारी के लिए याद रखना, जो नागफनी में जो कांटे होते हैं, जो नागफनी में कांटे होते हैं वो पत्ती है। क्या है साथियों? नागफनी में जो कांटे होते हैं वो पत्ती है, जबकि जो पत्ती समान दिखने वाले हरे भाग है वो क्या है? तना। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। और है साथियों यहाँ पर कोई संबंधित मटर का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पाइसम सटाइवम। क्या होता है साथियों? पाइसम सटाइवम। और नीम जो है, नीम का यूज हम किसके लिए करते हैं? एंटीबैक्टीरियल के रूप में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः खालिस्तान को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर साथियों मोशन मतलब अंगूठा जो है
वो मोशन मतलब कि गति को निरूपित करेगा, जबकि जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा। जबकि मिडल पार्ट है वो किसको निरूपित करेगा? धारा को निरूपित करेगा। मध्यवर्ती जो उंगली है धारा को निरूपित करेगा। अब देखिए, इन जो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने अपने तीनों, एक अंगूठा, तर्जनी और मध्यवर्ती उंगली को क्या रखे? एक दूसरे के लंबवत रखा था। कैसे रखा था साथियों? लंबवत रखा था। तो उन्होंने चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का नियम अपनाया, तो हमें ये सब प्राप्त होते हैं साथियों, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर आंसर हो जाएगा जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, मध्यमा धारा को। तो यहाँ पर चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा को दर्शाएगा कौन? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का एक विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा यहाँ पर 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 5 एम्पियर और 11 एम्पियर। तो साथियों इसके लिए भी हमारे पास क्या है साथियों? देखिए, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनल पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 5 एम्पियर, यानी कि साथियों पी आ गया तुम्हारा ओम का नियम, V अनुक्रमानुपाती I। प्रतिरोध का कहीं से कहीं उल्लेख नहीं है तो प्रतिरोध को जैसा का वैसा रहने दो। ठीक है, तो यदि इसे साथी यदि 110 वोल्ट कर दिया जाए, मतलब कि इसका प्रारंभिक मान कितना है? 50 है, तो उस स्थिति में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? यहाँ पर 5 एम्पियर। अगर से इसका मान जो है 110 कर दिया जाए तो विद्युत जो है कि एम्पियर हमें ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं यहां पर क्या होगा। अगर से हम 50 कर रहे हैं तो ये 10 गुना हुआ, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा साथियों? यहां पर आ जाएगा 11, क्योंकि 5 एम्पियर का 10 गुना 50 वोल्ट है, तो 11 एम्पियर का 10 गुना कितना हो जाएगा? 110 वोल्ट हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं साथ ही न्यूमेरिकल के हिसाब से। देखिए, V1 अपान V2 इज इक्वल टू I1 अपान I2। जो मान दिया है साथियों रख दो। V1 का मान दिया है कितना? 50 बटे V2 का मान दिया है 110 बराबर I1 का मान दिया है 5A, तो अपान ज्ञात करना है हमको I2। देखिए कितना हो गया ये? यहां पर हो गया हमारा I2 का मान ज्ञात करना है, तो 5 इंटू 110 बटे 50 यानी कि 11 वोल्ट। सही है आंसर, 11 एम्पियर सॉरी। तो हमारा आंसर क्या होगा? इस प्रकार होगा। इस प्रकार निकालते हैं साथियों। I2 का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। कमरे के ताप पर ब्रोमीन है, तो साथियों आवर्त सारणी में एकमात्र कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। तो देखिए ब्रोमीन क्या है? यहाँ पर एकमात्र गैसीय धातु नहीं, एकमात्र गैसीय धातु नहीं, एकमात्र द्रवीय धातु नहीं, एकमात्र अद्रवीय अधातु। एकमात्र द्रवीय धातु कौन सी है? तो पारा। कौन सी है साथियों? पारा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक धात्विक गुण जो है, धात्विक गुण कौन दर्शाता है? तो धात्विक गुण सीजियम। कौन है साथियों? सीजियम। और एकमात्र आवर्त सारणी में जिसका स्थान निश्चित नहीं है तो वो क्या है? हाइड्रोजन। और आवर्त सारणी में रोगाणुनाशक जीवाणुनाशक कौन सा तत्व है? तो क्लोरीन। ठीक है साथियों, यहां पर होता है हमारा टॉप 25 क्वेश्चन खत्म। ठीक है साथियों, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।